हेलो एवरीवन। बंधन बैंक पे आज हम डिस्कशन करेंगे। हमने अभी रिसेंटली डिस्कस किया कि ये जो पूरा लेंडिंग स्पेस है, फाइनेंशियल स्पेस है, इसमें वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव है। काफी सारे कंपनीज के पिछला 1.5-2 साल मार्केट ने बिल्कुल इग्नोर किया इस पूरे स्पेस को। तो एक तो वैल्यूएशन सपोर्ट भी है, और दूसरा हमने काफी सारे लेंडर्स को डिस्कस किया जिनका आगे का आउटलुक भी अच्छा लग रहा है। तो एक स्ट्रॉन्ग री रेटिंग अपॉर्चुनिटी बन रही है उनके बिजनेस के अंदर। बंधन बैंक का अगर आप वैल्यूएशन देखोगे, प्राइस टू बुक देखोगे, तो आई थिंक लास्ट 5 ईयर्स में वन ऑफ द लोएस्ट प्राइस टू बुक पे स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। आई थिंक कोविड के टाइम पे भी इतना लोएस्ट वैल्यूएशन नहीं गया था इसका, अभी उससे भी नीचे लगभग बुक वैल्यू पे ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यूएशन तो नो डाउट अट्रैक्टिव है। जनरली इसका प्राइस टू बुक हम देखते हैं 2-2.5 के बीच में रहता है। वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, लेकिन क्या यहां से बिजनेस के फंडामेंटल्स उस तरीके के हैं कि एक अच्छी री रेटिंग की अपॉर्चुनिटी बनती है, एक इंटरेस्ट अच्छा बनता है, आगे का आउटलुक कैसा लगता है, इन सारी चीजों पे आज हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो इनके सबसे पहले Q2 के रिजल्ट से स्टार्ट करते हैं कि नंबर्स इन्होंने कैसे रिपोर्ट करे हैं। अभी मेन फोकस करेंगे हेडलाइन नंबर्स पे, फिर आगे चल के एक एक नंबर को अच्छे से समझेंगे। तो अगर आप इनका लोन बुक देखोगे, उसमें 7% की ग्रोथ है YOY। एंड हमने बार बार डिस्कस किया है कि ये जो साइकिल चल रहा है इसमें लेंडर्स का क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमको देखना है। तो Q-on-Q 5% की ग्रोथ है, मतलब क्वार्टरली ग्रोथ ट्रेंड अच्छा चल रहा है कंपनी का। सिक्योर्ड बुक, बाकी लेंडर्स की तरह ये बैंक भी, ये लेंडर भी अपना सिक्योर्ड बुक पे ज्यादा फोकस कर रहा है। तो 55% जो बुक है वो इनका सिक्योर्ड बुक है। फिर आता है आपका नॉन ईईबी बुक। अब ये ईईबी क्या है? तो ये ईईबी ना माइक्रो फाइनेंस है। ईईबी का मतलब हो गया आपका इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर बुक। तो बंधन बैंक ने उसको ईईबी का नाम दिया है। नॉन ईईबी का मतलब ये है कि ये आपका नॉन माइक्रो फाइनेंस बुक है, लेकिन है अनसिक्योर्ड। अब आपका पर्सनल लोन हो सकता है, एजुकेशन लोन हो सकता है, या आपका अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन हो सकता है, लेकिन ये नॉन ईईबी है। ये आपने नॉन माइक्रो फाइनेंस कस्टमर्स को दिया है। तो ये बैंक के लिए 24% से ग्रो किया है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। देन डिपॉजिट अगर हम देखें तो यहाँ पे 11% की ग्रोथ है। और इनको भी ना वो सीडी रेशियो का प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इनका क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो देखोगे तो 87-88% के आसपास आता है। फिर कासा रेशियो बैंक का सीक्वेंशियली इंप्रूव हुआ, अच्छी चीज है। 90 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव हुआ है कासा रेशियो। तो ये ओवरऑल नंबर्स है। देन अगर हम लोन बुक मिक्स देखें इस बैंक का कि बैंक कहां पे आज के टाइम पे फोकस कर रहा है, तो आप देखोगे ये जो ईईबी है यानी कि माइक्रो फाइनेंस, ये लास्ट ईयर कंट्रीब्यूट करता था 29%। इससे पहले के सालों में आप देखोगे तो लगभग 35-40% होता था। अब कितना है? 23-24%। तो एक चीज हमको समझ आ रही है कि डायरेक्शनली बैंक माइक्रो फाइनेंस से आगे मूव कर रहा है, यानी सिक्योर्ड प्रोडक्ट्स पे फोकस कर रहा है। फिर आप देखोगे ये एसबीएल का आपका वो स्मॉल बिजनेस एग्री लोन है ये। इसका भी कंट्रीब्यूशन 16% से 13% हो गया है। और यहां पे बैंक ने क्या मेंशन किया है कि ये भी ना ईईबी का पार्ट है। ये जो आपका ईईबी बुक है इसी का पार्ट है ये भी। यानी इन टोटल जो मेरा माइक्रो फाइनेंस अनसिक्योर्ड लोन है, वो पहले लास्ट ईयर था 45%। इसको इसको अगर आप प्लस करोगे अब कितना हो गया? ये 36-37%। यानी अनसिक्योर्ड से बैंक आगे अपना फोकस कम कर रहा है और सिक्योर्ड प्रोडक्ट्स पे फोकस कर रहा है। तो सिक्योर्ड में जैसे आपका हाउसिंग बुक है, उसमें बैंक 24% लोन इसका हाउसिंग में आता है। रिटेल में लोन दे रहे हैं ये 9% के आसपास रिटेल में है। और फिर जो आपका होलसेल बैंकिंग होता है, कॉर्पोरेट बैंकिंग हो गया, एसएमईज वगैरह को लोन देते हो आप, उसमें बैंक का 29% का एलोकेशन है। ईबी में ऑफकोर्स बुक आप डी ग्रो कर रहे हो, तो ये वाला लोन बुक आपका डी ग्रो कर रहा है। हालांकि डिसबर्समेंट में अच्छी चीज है, इन्होंने भी लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में बुक को थोड़ा सा, मतलब डिसबर्समेंट अपना थोड़ा सा इंक्रीज किया है। देन हाउसिंग में वैसे इनका डाइवर्सिफाइड हाउसिंग बुक है, सिर्फ अफोर्डेबल नहीं देते हैं ये, लेकिन आप देखोगे बुक में ज्यादा ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है। 11-12% की ग्रोथ है, जबकि हमने बाकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को जो डिस्कस किया वो ऑन एन एवरेज 20% से 30% के रेट पे ग्रो कर रही है। तो इनका हाउसिंग में बुक ग्रोथ इतना अच्छा नहीं है। फिर रिटेल में ये बैंक कहां पे लोन देता है? तो एक तो सबसे बड़ा पार्ट है इसका व्हीकल लोन, कमर्शियल लोन हो गया, कार लोन हो गया, उसमें बैंक सबसे ज्यादा लोन देता है। देन पर्सनल लोन अनसिक्योर्ड, ये 19% है, लेकिन इसमें भी बैंक क्या कर रहा है? डायरेक्शनली इसको कम कर रहा है। 23% से 20%, फिर 20% से 18-19% पे ही आ गया। इसके अलावा गोल्ड लोन है और आपका टर्म डिपॉजिट है। एक चीज हमको क्या समझ आ रही है कि इनका जो अनसिक्योर्ड है ना, वो सिर्फ माइक्रो फाइनेंस पे मतलब लिमिटेड नहीं है। माइक्रो फाइनेंस के अलावा जो इनका स्मॉल बिजनेस लोन है वो भी अनसिक्योर्ड के अंदर आता है। फिर जैसे ये रिटेल वाला बुक है, इसमें भी बैंक ये पर्सनल लोन देता है, ये भी अनसिक्योर्ड के अंदर आता है। देन अगर आप ये इनका होलसेल बैंकिंग देखोगे ना, तो एक तो इसमें ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को लोन देते हैं, बिजनेस बैंकिंग है, और एक आप देखोगे ये एबीजी। एबीजी क्या है? ये जो आप देखोगे लास्ट पिछले कुछ टाइम से इसको भी बैंक कम कर रहा है। एबीजी आपका एस्पायरिंग बिजनेस ग्रुप। तो ये भी माइक्रो फाइनेंस का एक आपका एक्सटेंडेड वर्जन आप बोल सकते हो। मतलब वो जो इंडिविजुअल बिजनेस लोन देते हैं ना, काइंड ऑफ उस तरीके का प्रोडक्ट है। तो ये भी अनसिक्योर्ड है। मतलब क्या हुआ कि इनका अनसिक्योर्ड प्रोडक्ट जो है, मतलब अनसिक्योर्ड जो लोन है, वो अलग अलग प्रोडक्ट्स के अंदर, अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर इन्होंने मिक्स करके रखा हुआ है। सिर्फ माइक्रो फाइनेंस जो है ईईबी, उसी में अनसिक्योर्ड लोन नहीं देता ये। इसीलिए सिक्योर प्रोडक्ट्स अभी 55% है और अनसिक्योर्ड अभी भी 45% है इस बैंक का। इसको भी बैंक क्या कर रहा है? डायरेक्शनली कम कर रहा है।
देन एसेट क्वालिटी अगर हम देखें इस बैंक की, तो आप देखोगे ग्रॉस एनपी है ना, उसमें इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट क्वार्टर भी लगभग बिल्कुल सेम था 5% का, इस क्वार्टर में भी सेम है, ऐसा नहीं कि ग्रॉस एनपीए ज्यादा इंक्रीज हुई हो। सेम आप देखोगे क्रेडिट कॉस्ट भी लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में इनफैक्ट थोड़ा सा इंप्रूव ही हुआ है, 3.5% से 3.4% का क्रेडिट कॉस्ट आया है। हाँ, सेगमेंट वाइज अगर आप देखोगे तो एक तो इनका हाउसिंग बुक, यहाँ पे भी ग्रॉस एनपीए लास्ट क्वार्टर से बढ़ गया, और दूसरा ये जो होलसेल बैंकिंग है इसमें भी लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में काफी शार्प इंक्रीज देखने को मिला है इनके ये ग्रॉस एनपीए के अंदर। लेकिन ओवरऑल बैंक लेवल पे देखें तो ग्रॉस एनपीए नहीं बढ़ा है, नेट एनपीए भी स्टेबल है, और क्रेडिट कॉस्ट तो इनफैक्ट आपका लास्ट क्वार्टर से इंप्रूव ही हुआ है। तो मतलब एसेट क्वालिटी पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा। देन आप देखोगे फ्रेश स्लिपेजेस यानी कि फ्रेश एनपीए इस क्वार्टर में कितने बढ़े, तो ये भी लगभग लास्ट क्वार्टर के आसपास ही है, इसमें भी कोई ऐसा शार्प अपटिक देखने को नहीं मिला है। कलेक्शन एफिशिएंसी भी अगर हम देखें बैंक की माइक्रो फाइनेंस में, तो सेम जैसे हमने बाकी लैंडर्स का देखा है, इनका भी कलेक्शन एफिशिएंसी या तो लास्ट क्वार्टर से इंप्रूव हुआ है या फिर लास्ट क्वार्टर के आसपास ही है, मतलब स्टेबल नंबर्स है। बट जो प्रॉब्लम दिखी है बंधन बैंक की, वो है इनकी एसएमए बकेट के अंदर। अब एसएमए में आपके 3 बकेट होते हैं, एसएमए 0, एसएमए 1, एसएमए 2। एसएमए 1 क्या हो गया, मतलब 30+ यानी 30 दिन से ज्यादा हो गया, कस्टमर ने पैसा नहीं दिया, ईएमआई नहीं दिया। एसएमए 2 क्या हो गया, 60 डेज हो गए, 2 महीने हो गए, कस्टमर से पैसा नहीं आया, और जब 90 डेज हो गया तो आपका एनपी हो गया। अब हमने ना बार बार इस चीज को समझाया कि जब भी सिक्योर प्रोडक्ट्स की बात होती है ना, जैसे हाउसिंग बुक हो गया या आपका लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो गया, एमएसएमई लोन हो गया, इनमें अगर कस्टमर एसएमए 0 में उसके नंबर बढ़ते हैं तो आप देखोगे बहुत कम कस्टमर फिर एसएमए 1 में जाएंगे, फिर एसएमए 1 के बहुत कम कस्टमर्स आपके एसएमए 2 में जाते हैं, प्लस रोल बैक उसमें बहुत अच्छे से हो जाता है। यानी अगर कस्टमर एसएमए 2 में गया है तो वापस से वो एसएमए 1 में आ जाता है और एसएमए 0 में आ जाता है, यानी कि स्टैंडर्ड कैटेगरी में आ जाता है। ये सिक्योर प्रोडक्ट्स की तरफ ज्यादा होता है। लेकिन जो अनसिक्योर प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जैसे आप ये देखोगे माइक्रो फाइनेंस का जो प्रोडक्ट है, इसमें जब भी आपका ये फ्रेश स्लिपेजेस इंक्रीज होते हैं, यानी कस्टमर ने फर्स्ट टाइम अपनी ईएमआई मिस करी, फिर 5 डेज हुए, 7 डेज हुए, तो आप देखोगे एकदम से वो 30 डेज के बकेट में आएगा, वो 60 डेज के बकेट में आएगा, और बहुत जल्दी से वो एनपीए बनता है। जो पिछला 1-1.5 साल चला है ना, उसमें पूरी इंडस्ट्री ने किस चीज पे फोकस किया है कि जो कस्टमर ओवर लेवरेज हो चुके हैं वो तो ऑफकोर्स आपका डिफॉल्ट करेंगे। फोकस हमको ये करना है कि जो हम नए कस्टमर सिस्टम में ला रहे हैं ना, एमफी ने भी जो गार्ड रेल बनाया वो क्या बनाया, यही बनाया कि नए कस्टमर्स आप अच्छे लो, क्योंकि नए कस्टमर जब आप अच्छे लोगे तो आपका फ्रेश एनपीए जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा, फ्रेश स्लीपेजेस ये वाला बकेट कंट्रोल में आ जाएगा। तो बंधन बैंक का अगर आप देखोगे सबसे जो खराब चीज है इस रिजल्ट में, एसएमए 0 इनका लास्ट क्वार्टर से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, 1.9 से 3.1% हो गया, नियर डबल हो गया ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे। ये वाई वाई नहीं है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे आपका ऑलमोस्ट डबल हो गया। तो एनपीए नहीं बढ़ा, एसएमए 1, एसएमए 2 आपका नहीं बढ़ा, ठीक है, लेकिन एसएमए 0 अगर आपका इतना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे, वो भी अनसिक्योर बुक के अंदर, तो ये डायरेक्ट इंडिकेटर होता है, मतलब एक तरीके का बहुत बड़ा रेड सिग्नल देता है कि आपका एनपीए फ्यूचर में बढ़ सकता है। तो ये चीज सबसे खराब लगी है इनके पूरे रिजल्ट के अंदर। देन बैंक का अगर हम यील्ड वगैरह देखें तो एक और चीज आप ऑब्जर्व करोगे कि पहले तो इनके यील्ड लगभग 14% के आसपास होते थे, अब बैंक ने इसको 12% कर दिया, यानी वाई लेवल पे लगभग आपने 2% से अपने यील्ड को कम कर दिया। दूसरा क्या किया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यील्ड आपका कम हो गया, 12.7% से 12.1%, यानी 60 बेसिस पॉइंट से यील्ड आपका कम हो गया लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में। तो यील्ड मेरा कम हुआ है, लेकिन क्या उसके कंपैरिजन में मेरे कॉस्ट ऑफ फंड कम हुआ? नहीं, कॉस्ट ऑफ फंड मेरा सेम है, 7% के आसपास है। हुआ क्या, यानी जिस रेट पे मैं लोन देता हूं वो मैंने कम कर दिया, यानी मेरा इंटरेस्ट इनकम पे इंपैक्ट पड़ेगा, और जिस रेट पे मैं लोन उठाता हूं, मार्केट से पैसा उठाता हूं, वो मेरा सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बीच का प्रॉफिट मैं बनाता था एक लोन देने पे, वो मेरा कम हो जाएगा। इसीलिए आप देखोगे बैंक के जब आप फाइनेंशियल्स देखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट इनकम इनका ना वाई तो चलो 3% से गिरा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 2% का नेगेटिव ग्रोथ है इसमें। आई थिंक हमने जितने भी लेंडर्स डिस्कस किए हैं, ये एक वन ऑफ है बंधन बैंक का कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे भी इनका इंटरेस्ट इनकम डी ग्रो किया है, और इंटरेस्ट एक्सपेंस क्योंकि आपका वो सेम रेट से बढ़ रहा है, तो इसलिए आप देखोगे नेट इंटरेस्ट इनकम, जो कि एक लेंडर का मेन बिजनेस होता है, पैसा घुमाने का ही तो मेन बिजनेस है, मार्केट से पैसा उठाओ और आगे अच्छे बोरोवर्स को लोन दो अच्छे हायर रेट के ऊपर, तो वो जो मेन इनकम है उसी में नेगेटिव ग्रोथ है इनकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ये जितने भी अपने लेंडर डिस्कस किए, मुझे हार्डली याद आता है कोई जिसका नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो वाई प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में नेगेटिव ग्रोथ हो। तो ये चीज इनका इंपैक्ट आया इस क्वार्टर के अंदर। फिर खर्चे तो आपके होंगे, ऑपरेशन एक्सपेंसेस तो आपका बढ़ेगा, सैलरी देनी है, रेंट है, मिसलिनियस एक्सपेंसेस है, तो आप देखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस बैंक का 22% से डी ग्रो किया है। हमने बहुत सारे लेंडर्स डिस्कस किए जो मतलब ये एक बहुत खराब साइकिल से अब आपके अप साइकिल की तरफ बढ़ रहे हैं।
ऑलमोस्ट सारे लेंडर्स का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है ना वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे 4% से लेकर के 9-10% तक ग्रो किया। क्यू ऑन क्यू की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये काफी एक्सेप्शनल देखने को मिला है बंधन बैंक के साथ में कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही आपका 22% से गिर गया। इसीलिए आप देखोगे कि प्रोविजनिंग इनके नहीं बढ़े हैं, लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में प्रोविजन ऑलमोस्ट स्टेबल हैं बैंक के, लेकिन इसके बाद भी आप देखोगे इनका ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना इसमें 70% का डिक्लाइन देखने को मिला है। मेन रीजन उसका क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही आपका 22% से गिर गया लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में। एंड इसीलिए इन्होंने आई थिंक अपने पिछले 3-4 साल में ना सबसे सेकंड लोएस्ट अपना ये क्वार्टरली प्रॉफिट का नंबर रिपोर्ट करा है इस बार Q2 ऑफ FY26 के अंदर। एंड नेचुरली आपके जो रिटर्न रेशियोज हैं वो भी इंपैक्ट हो गए। आई थिंक इन्होंने, हाँ ये देखो आप, ROE जो आपका 17% था लास्ट ईयर फर्स्ट हाफ में, अब आपका 3-4% का ROE का नंबर हो गया, ROE भी 0.5% का है। तो ये ओवरऑल नंबर्स हैं बंधन बैंक के। अब इसमें मेन चीज हमको क्या देखना है कि नंबर्स तो ऑफकोर्स खराब है, लेकिन ये हो गया ना, ये तो पास्ट हो गया, ये तो मार्केट ने डिस्काउंट कर लिया और यहां से आपका वैल्यूएशन भी हमने देख लिया कि ठीक ठाक डीरेटिंग हो गई वैल्यूएशन में, बुक वैल्यू के आसपास स्टॉक पड़ा है। यहां से आगे का क्या आउटलुक दिया है मैनेजमेंट ने, उस पर हमको मेन फोकस करना है। तो सबसे पहले तो समझते हैं इनकी यील्ड पे ये क्यों इंपैक्ट आया। एक तो इनकी मैनेजमेंट का कहना है कि ये जो रेपो रेट कट हुआ है आपका पिछले एक साल के अंदर 75 बेसिस पॉइंट से 100 बेसिस पॉइंट, तो वो जो बेनिफिट इन्होंने अपने बोरोवर्स को पास ऑन किया है उसकी वजह से यील्ड पे थोड़ा सा मतलब इंपैक्ट देखने को मिला है। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपैक्ट आया है इस बैंक का, इन्होंने अपने MCLR रेट को कट किया है अराउंड 200 बेसिस पॉइंट से। MCLR क्या होता है, तो एक बैंक जो है ना, MCLR रेट आप ऐसे समझ लो कि ये सबसे मिनिमम रेट है, उससे नीचे रेट पे वो लोन नहीं दे सकता। ये हर एक बैंक का अलग होता है MCLR रेट, क्योंकि वो डिपेंड करता है उनके कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट के ऊपर, उनके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस के ऊपर। क्योंकि SBI का जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है वो बंधन बैंक का कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट नहीं हो सकता, वो HDFC बैंक का कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट नहीं हो सकता। तो हर एक बैंक का जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है, ये अलग होता है, तो सबका MCLR रेट अलग होता है। अभी इनकी मैनेजमेंट ने लास्ट ईयर मतलब ये नवंबर पिछले साल में ना एक अपना वो एक तरीके का क्या बोलते हैं उसको, मोटो टाइप एक बोलते हैं, मार्केट में उन्होंने अनाउंस किया था कि हम ना बंधन बैंक का एक ट्रांजिशन फेज स्टार्ट कर रहे हैं, बंधन 2.0। जैसे अभी इंडियन क्रिकेट टीम में चल रहा है ना ट्रांजिशन फेज, तो आप हार सकते हो, मतलब एक्सेप्टेबल है। तो वो चीज काइंड ऑफ इनकी मैनेजमेंट ने बोला कि हम एक ट्रांजिशन फेज लेके आ रहे हैं बंधन 2.0। अब इसमें क्या होगा कि जो कुछ इंटरनल इनएफिशिएंसी है हमारी उसको हम ठीक करेंगे, प्लस प्रोडक्ट मिक्स हम चेंज करेंगे। तो शॉर्ट टर्म में ना आपको हमारे कुछ मैट्रिक्स जो हैं वो थोड़े से खराब देखने को मिल सकते हैं। ये इन्होंने लास्ट ईयर ही बता दिया था, इनकी नई मैनेजमेंट है। पहले तो वो जो घोष जी हैं, जिन्होंने जो फाउंडर है बंधन बैंक के, वो इसको रन करते थे। हर एक क्वार्टर में उनका गाइडेंस कुछ होता था, परफॉर्मेंस कुछ होती थी, बट फाइनली इन्होंने मतलब उसको छोड़ा, नई मैनेजमेंट आई है वो इसको रन कर रही है। तो उन्होंने बोला हम कोर्स करेक्शन करेंगे तो शॉर्ट टर्म में थोड़े से नंबर्स आपको खराब दिखेंगे। अब इस क्वार्टर के कॉन कॉल में ना मतलब इनकी मैनेजमेंट ने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि नंबर्स इतने खराब हैं जितने हमने भी नहीं एक्सेप्ट किए थे। तो ये चीज इन्होंने खुद एक तरीके से एक्सेप्ट कर ली कॉन कॉल के स्टार्टिंग में। तो इन्होंने किया क्या, MCLR रेट 200 बेसिस पॉइंट से कट किया। क्यों किया, बिकॉज इनका कहना है कि हमारे MCLR रेट्स में और जो हमारा दूसरा जो कॉम्पिटिटर बैंक है, नियरेस्ट जो कॉम्पिटिटिव बैंक है, उसके MCLR रेट में 200 बेसिस पॉइंट का डिफरेंस था, मतलब काफी शार्प डिफरेंस था। तो उसके लिए हालांकि अभी RBI से कोई रेगुलेटरी प्रेशर नहीं था, लेकिन आगे चल के ऐसा कोई केस ना बने इसलिए हमने खुद से MCLR रेट कट कर दिया। तो एक तो यील्ड आपने कट किया क्योंकि रेपो रेट कट हुआ, दूसरा आपने यील्ड कट किया क्योंकि आपने खुद से MCLR कम कर दिया। तो इस वजह से बैंक के यील्ड जो है वो इतने ज्यादा कम हुए, और उन्होंने खुद बोला कि नेट इंटरेस्ट इनकम में इतना ज्यादा इंपैक्ट हमने भी नहीं एक्सपेक्ट किया था। और इसलिए आप इनके मार्जिन देखोगे, इनके मार्जिन पहले 7.5-8% होते थे, अब इस क्वार्टर में इनके मार्जिन हो गए 5.8%। पूरे फर्स्ट हाफ में आई थिंक 6% के आसपास का निम है बैंक का। तो ये एक इनका रीजन है कि क्यों यील्ड पे इंपैक्ट आया। आगे का क्या आउटलुक है, एक तो ये भी चीज थोड़ा सा इनके साथ में अलग है जो हमने बाकी बैंक्स को डिस्कस किया, जैसे हमने IDFC को डिस्कस किया और DCB बैंक को डिस्कस किया, प्लस जीवन बैंक को डिस्कस किया, और भी कुछ बैंक्स को आप देखोगे तो उनको ना थोड़ा थोड़ा कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट वाले साइड पे इस क्वार्टर से बेनिफिट आना स्टार्ट हो गया है। लेकिन बंधन बैंक को कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट पे अभी बिल्कुल बेनिफिट नहीं आया Q2 में। आएगा, ये इनका कहना है Q3 में थोड़ा बहुत बेनिफिट आएगा, लेकिन जो बड़ा बेनिफिट आपको दिखेगा वो Q4 और Q1 ऑफ FY27 में दिखेगा, क्योंकि वहां पे इनके जो कुछ बल्कि फिक्स डिपॉजिट है ना वो रीप्राइस होंगे, तो मतलब उनका डिपॉजिट रेट जो ये पे करते हैं वो कट हो जाएगा, तो वहां से इनको थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। तो उनको उससे क्या होगा, इनके निम को सपोर्ट मिलेगा, यानी निम का जो एक तरीके से हमने इंपैक्ट देखा है ना 5.8% पे आ गया है। ये सबसे वर्स्ट नंबर्स काइंड ऑफ इन्होंने रिपोर्ट करे हैं इस क्वार्टर में। मैनेजमेंट का कहना है कि आगे चल के हमारा जो निम है वो 6% के आसपास रहेगा। अब एक चीज आपको इसमें थोड़ा समझना है, इनकी जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है ना वो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा कॉशियस लेना है, मतलब उसको
वैसे तो हम हर एक बिजनेस के साथ में डिस्कस करते हैं कि नंबर्स कितने भी अच्छी हो, मैनेजमेंट कुछ भी बोले, इंडस्ट्री में कितना भी स्ट्रॉन्ग टेलविंड हो, हमको मतलब एक वो मतलब वो बाज की नजर रखनी है उस बिजनेस के ऊपर। हर एक क्वार्टर में हमको ट्रैक करते चले जाना है, चाहे मैनेजमेंट कुछ भी बोले। लेकिन इनकी मैनेजमेंट के साथ में एक्स्ट्रा कॉशियस होना है। क्यों? क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड ही वैसा है। मतलब इनकी मैनेजमेंट को अगर आप देखोगे ना, अगर ये गाइडेंस देते हैं कि हम अगले एक दो क्वार्टर में या अगले साल में अच्छा करेंगे, तो ये काफी खराब नंबर्स इनकी रिपोर्ट हो करते हैं। और अगर मैनेजमेंट बोले कि हमारे नंबर्स थोड़े से खराब होंगे, तो बहुत ही ज्यादा खराब नंबर्स ये रिपोर्ट करते हैं, ऐसे इन्होंने इस क्वार्टर में किया। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉशियस होना है हमको बंधन बैंक के साथ में, स्पेशली गाइडेंस वाले पार्ट पे। तो बोला तो है इन्होंने कि 6% के आसपास का हमारा निम रहेगा। एक ये भी फैक्टर है कि मैनेजमेंट अब चेंज हुई है, पहले वो जो फाउंडर थे वो रन करते थे, अभी नई मैनेजमेंट आई है। ये आई थिंक वो जो इंडियन ओवरसीज बैंक है उसको इन्होंने काफी टाइम तक रन किया है, तो एक्सपीरियंस्ड है। बट देखना पड़ेगा कि इस बैंक के साथ में उनका कैसा परफॉर्मेंस रहता है, कैसा टेन्योर रहता है। तो अभी उनका गाइडेंस है कि बंधन बैंक का निम जो है वो 6% के आसपास आ जाएगा, यानी निम का एक तरीके से ये बॉटम बन गया है। आने वाले 2 क्वार्टर्स में हमको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा निम वाले पार्ट पे। बट जो फंडामेंटल है ना इस बैंक का, मतलब जो ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन पहले कमाता था 7.5 से 8% का, वो अब आने वाले टाइम में ये बैंक एंजॉय नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मॉडल चेंज हो गया। पहले इनका जो अनसिक्योर्ड है वो मोर देन 50%, 60-70% होता था, सिक्योर्ड प्रोडक्ट्स बहुत कम होता था। अब ये बैंक सिक्योर्ड प्रोडक्ट्स को इंक्रीज करता जा रहा है, अभी 55% हो गया है, और उन्होंने बोला अगले 1 से 1.5 साल में इसको 57 से 58% तक लेके जाएंगे। माइक्रो फाइनेंस का बुक ग्रो करना स्टार्ट करेगा आने वाले क्वार्टर से, क्योंकि वहां पे प्रॉब्लम अब पूरे सेक्टर में हम सुन रहे हैं कि रिजॉल्व हो गई है। लेकिन फिर भी इनका जो सिक्योर्ड है ना वो 57-58% रहेगा। तो प्रोडक्ट मिक्स आपका चेंज हो गया है, इसीलिए बैंक के जो मार्जिन पहले 7.5-8% होते थे वो अब 6% के आसपास आ गए। तो एक तो फंडामेंटल चेंज हुआ है इनके मार्जिन के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अच्छी चीज क्या है कि यहां से और मतलब डाउनसाइड नहीं है, यहां से मार्जिन थोड़े से स्टेबल होंगे और थोड़ा बहुत उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये हो गया आपका मार्जिन वाला पार्ट। फिर ओपेक्स इनका ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा। अभी आप जो देख रहे हो कॉस्ट टू इनकम इनका बढ़ गया है, या ओपेक्स टू एयूएम कंपनी का बढ़ गया है, वो सिर्फ इसलिए बढ़ा है क्योंकि आपकी ऑपरेशनल इनकम नहीं बढ़ रही, खर्चा ज्यादा नहीं बढ़ा है, ऑपरेशनल इनकम नहीं आपकी बढ़ रही है। जो ये सारे रीजन हमने डिस्कस किए, इसीलिए कॉस्ट टू इनकम हाई दिख रहा है। सेम आईडीएफसी फर्स्ट वाला केस है। तो जैसे उनका भी अब इंप्रूवमेंट स्टार्ट हो गया, Q2 से आने वाले क्वार्टर्स में और इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। सेम इनका भी गाइडेंस है कि जैसे जैसे हमारा ये इनकम ग्रो करेगा ना, नेट इंटरेस्ट इनकम, मार्जिन थोड़े से स्टेबल होंगे, तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिखेगा। लास्ट आपका आता है क्रेडिट कॉस्ट वाला पार्ट, कि क्रेडिट कॉस्ट की क्या ट्रेजेक्ट्री रहेगी। अगर आप अभी इस बैंक का क्रेडिट कॉस्ट देखोगे ना, तो जैसे हमने देखा 3.5% के आसपास का क्रेडिट कॉस्ट है। एक कमर्शियल बैंक के लिए 3.5% का क्रेडिट कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई होता है। तो इनका वैसे गाइडेंस तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इनका कहना है कि अभी 3.5% का क्रेडिट कॉस्ट है, लेकिन FY27 के एंड तक पूरे बैंक का जो क्रेडिट कॉस्ट है ना वो 1.5% के आसपास होगा, 1.5%। यानी करंट लेवल से आधे से भी ज्यादा हो जाएगा इनका क्रेडिट कॉस्ट। 3.5 से सीधे 1.5% हो जाएगा अगले 1 से 1.5 साल के अंदर। इसमें सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने माइक्रो फाइनेंस, ये ईईबी बुक के अंदर। ईईबी बुक में अभी क्रेडिट कॉस्ट बहुत हाई है, तो ये कह रहे हैं FY27 तक जो हमारा ईईबी का बुक है उसका क्रेडिट कॉस्ट हो जाएगा अराउंड 2.5% के आसपास। यानी क्रेडिट कॉस्ट की जो ट्रेजेक्टरी है वो यहां से डाउनवर्ड रहेगी। बट उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि SMA 0 क्यों बढ़ गया आपका। SMA 0 लास्ट क्वार्टर था 1.9% के आसपास, इस क्वार्टर में आपका 3.1% हो गया। इतना शार्प इंक्रीज क्यों देखने को मिला? तो अगेन थोड़ा सा ये अलग है इनके मॉडल के साथ में। इनका कहना है कि जब भी हमारे किसी भी क्वार्टर के एंड में मतलब फेस्टिवल्स आते हैं ना, तो आपको दिखेगा हमारा जो SMA 0 का जो बकेट है वो एकदम से इंक्रीज हो जाएगा। अब इस बार क्या हुआ था, सितंबर के एंड में नवरात्रि वगैरह, ये दुर्गा पूजा आ गया था, और बंधन बैंक का जो मेन प्रेजेंस है वो वेस्ट बंगाल में, आई थिंक 25% के आसपास जो लोन बुक है इनका वो बंगाल के अंदर है। तो क्योंकि दुर्गा पूजा वहां बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, हॉलीडेज वगैरह होते हैं, तो एकदम से आपका क्वार्टर एंड में था, वो मंथ एंड में था। तो कंपनी कह रही है कि मतलब वो कस्टमर में कोई प्रॉब्लम नहीं था, मतलब बोरोवर्स में कोई ऐसा स्ट्रेस नहीं देखने को मिला है, लेकिन हमारे खुद की कुछ इंटरनल इश्यूज थे, ये हॉलीडेज वगैरह था, जिसकी वजह से हम कस्टमर को रीच आउट नहीं कर पाए, और आपको ये SMA 0 का जो नंबर है उसमें ये इंक्रीज देखने को मिला है। बैंक मैनेजमेंट का कहना है कि अक्टूबर में ना इसका 50% हमने लगभग रिकवर कर लिया है, और नवंबर दिसंबर में जो बाकी पेंडिंग चीजें हैं वो भी हम रिकवर कर लेंगे। तो मतलब ऐसा ये कोई बहुत स्ट्रेस नहीं देख रहे हैं इस SMA 0 के अंदर। जस्ट क्योंकि हॉलीडेज थे, इनका स्टाफ वहां पे अवेलेबल नहीं था, उसकी वजह से टाइमली ये रिकवर नहीं कर पाए कस्टमर से, और आपका वो SMA 0 बकेट जो है वो इंक्रीज हो गया। अब क्या लास्ट ईयर ऐसा हुआ था? तो लास्ट ईयर ऐसा नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि पिछले साल आपका जो दुर्गा पूजा है वो अक्टूबर में था, और इस बार आपका बिल्कुल मंथ एंड में था। तो दुर्गा पूजा के बाद आपके पास में टाइम नहीं था ना रिकवर करने के लिए, क्वार्टर एंड हो गया वहां पे, तो इसीलिए SMA 0 बकेट एकदम से हमको इनका काफी हायर लेवल पे दिखा। लेकिन मैनेजमेंट का
कहना है कोई स्ट्रेस नहीं है, इसको हमने 50% रिकवर कर लिया है, बाकी का नवंबर और दिसंबर में कर लेंगे। हाउसिंग बुक में क्यों इनका ग्रॉस एनपीए बढ़ रहा है, तो एक तो इन्होंने जो हमने डिस्कस किया ना कि कुछ इंटरनल चीजें हैं, जैसे एनपीए का रिकग्निशन कब करना चाहिए, क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए, तो अकाउंटिंग सिस्टम इन्होंने थोड़ा सा बैंक का चेंज किया है, जिसकी वजह से एनपीए का नंबर थोड़ा सा हमको बढ़ता हुआ दिखा है, एक रीजन वो है। दूसरा इनका कहना है अफोर्डेबल सेगमेंट में थोड़ा बहुत हमको डेलिक्वेंसी देखने को मिली है, बट अगेन वहां पे भी ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं है, तो वो वाला बुक भी हम रिकवर कर लेंगे, उसमें भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं चल रहा। होलसेल बैंकिंग में जो ग्रॉस एनपीए बढ़ा जो हमने देखा क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे, उसका क्या रीजन है, तो होलसेल बैंकिंग का सबसे बड़ा रीजन है वो एबीजी। एबीजी क्या है, वो उनका एस्पायरिंग बिजनेस ग्रुप, मतलब माइक्रो फाइनेंस वाले कस्टमर को ही आप एक तरीके से बिजनेस लोन दे रहे हो, तो वो इनका मेन रीजन है ग्रॉस एनपीए बढ़ने का उस वाले बुक के अंदर। लेकिन उसमें भी आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे तो बैंक उस बुक को ना डीग्रो कर रहा है, तो जब आप बुक को डी ग्रोथ करते हो तो जब ग्रॉस एनपी उसके अंदर आता है ना, तो वो परसेंटेज टर्म्स में आपको ज्यादा दिखता है। एग्जांपल के लिए जैसे 1000 करोड़ का बुक है मेरा, और आप अज्यूम करोगे 10 करोड़ का मेरा एनपी आया, तो मुझे कितना दिखेगा परसेंटेज में 1%। लेकिन अगर मेरा वो बुक 1000 से 500 करोड़ का हो गया और एनपी आया 10 करोड़ का, तो मेरे को वो परसेंटेज में दिखेगा 2% का। तो मतलब ये एक बड़ा गैप होता है, तो क्योंकि ये बुक को डी ग्रो कर रहे हैं इसीलिए उसमें परसेंटेज टर्म्स में एनपीए का नंबर ज्यादा दिख रहा है। लेकिन अगेन बैंक कह रहा है वो बुक पे वैसे भी हमारा फोकस नहीं है, सिक्योर प्रोडक्ट्स पे मेन फोकस है, और जो हमारा कोर माइक्रो फाइनेंस है उसमें चीजें धीरे धीरे बेटर हो रही हैं, तो वहां से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्रेडिट कॉस्ट की ट्रेजेक्ट्री यहां से डाउनवर्ड रहेगी। फिर इसके ऊपर से लोन बुक ग्रोथ का क्या गाइडेंस है, तो गाइडेंस बहुत एग्रेसिव नहीं है, मतलब यही 10% 11% के आसपास से ये बुक को ग्रो करते हुए देख रहे हैं, और चीजें जब आगे अच्छी होगी, मतलब इंडस्ट्री और अच्छा करेगी, क्रेडिट साइकिल और इंप्रूव होगा, तो जो इंडस्ट्री की ग्रोथ है ना उसके आसपास या उससे थोड़ा बेटर ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, मतलब 15-16% के आसपास का ग्रोथ ये कंपनी डिलीवर कर सकती है। तो ये आपका पूरा केस बनता है बंधन बैंक का। अब इसको सम अप करें और सारे डॉट्स अगर हम कनेक्ट करें, तो एक चीज क्या होगा, इंटरेस्ट इनकम जो है इनका वो लगभग बॉटम बन चुका है, यहां से और ज्यादा नीचे नहीं होगा, मार्जिन यहां से और थोड़े से आपके स्टेबल ही होंगे, यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम में हमको थोड़ी सी स्टेबिलिटी या थोड़ा सा अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा एटलीस्ट आने वाले क्वार्टर्स के अंदर। फिर आपका जो प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें भी ग्रोथ आएगा, क्योंकि ओपेक्स आपका इतना हायर रेट से इंक्रीज नहीं होने वाला, तो जो नेट इंटरेस्ट इनकम का ग्रोथ है वो आपका मैच करेगा पीपीओपी के ग्रोथ को। और क्योंकि क्रेडिट कॉस्ट की ट्रेजेक्ट्री यहां से नीचे रहेगी अगर हम मैनेजमेंट की कमेंट्री के अकॉर्डिंग माने, तो यानी कि पैट में मेरे को अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। यानी इनका वैसा केस नहीं है जैसे हमने कुछ एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस को डिस्कस किया या फिर आपका कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को डिस्कस किया जो लोन बुक को भी 25-30% से ग्रो करने को देख रहे हैं, तो वैसा एग्रेसिव ग्रोथ नहीं है। लेकिन क्योंकि ये सारी चीजों की वजह से और मेनली एसेट क्वालिटी आपका थोड़ा सा इंप्रूव होने का चांस है डायरेक्शनली, तो आपका जो बॉटम लाइन है प्रॉफिट उसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, स्पेशली Q4 ऑनवर्ड्स। मतलब Q3 भी थोड़ा बहुत इनका चैलेंजिंग जाएगा, जो बड़ा क्रेडिट कॉस्ट में और इनको ये कॉस्ट ऑफ फंड में एडवांटेज मिलेगा वो Q4 में मिलेगा। तो Q4 ऑनवर्ड्स जो अगला साल होगा उसमें हमको अर्निंग ग्रोथ इस बैंक का अच्छा देखने को मिल सकता है। तो ये पूरा केस बनता है बंधन बैंक का। यानी अभी की जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग वर्स्ट क्वार्टर ये वाला था। Q3 में हमको थोड़ी सी और पिक्चर और क्लियर होती हुई दिखेगी, देन Q4 ऑनवर्ड्स इनके नंबर्स में वो चीजें हमको रिफ्लेक्ट होते हुए मतलब रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये है आपका बंधन बैंक का केस। अब अगर आप इसको वैसे देखोगे कि मतलब कहां पे स्टैंड करता है पूरे अपॉर्चुनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मतलब ये चीज तो ठीक है कि वन ऑफ द लोएस्ट वैल्यूएशन पे ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, और अगर चीजें ऐसी चली जैसा मैनेजमेंट बोल रहा है आने वाले क्वार्टर्स में, तो बिल्कुल प्राइस टू बुक में हम री रेटिंग देख सकते हैं। बट हमको साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि अभी एट प्रेजेंट बैंकिंग स्पेस में और कहां पे और अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। तो एक तो हमने डीसीबी बैंक को पिछले 6-7 महीने से डिस्कस किया है, अच्छा वैल्यूएशन री रेटिंग उसका देखने को मिला, पहले बुक वैल्यू के भी नीचे ट्रेड करता था, एंड उसका तो एसेट क्वालिटी का कोई प्रॉब्लम था भी नहीं। हमने अच्छे से समझा था Q1 में कि वो जो थोड़ा सा एनपी उनका बढ़ा है उसका मेन रीजन क्या है, वो स्ट्रक्चरल नहीं है, वन ऑफ था। और उसके बाद हमने Q2 में देखा अच्छे नंबर्स आए, मार्केट ने भी रिवॉर्ड किया। अभी भी उस बैंक को आप देखोगे तो बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, मतलब प्राइस टू बुक आई थिंक 1.1 या 1.2 के आसपास है। ग्रोथ कंसिस्टेंट है उनकी, मार्जिन का एक तरीके से बॉटम बन चुका है, अगर रेपो रेट कट और नहीं होते हैं तो उनके मार्जिन लगभग यहीं पे रहेंगे, आरओई उनका इंप्रूव हो रहा है, और साथ में ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी तो अच्छी है ही। तो डीसीबी बैंक आपका ऑलरेडी अच्छा कर रहा है। दूसरा हमने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को डिस्कस किया, जिसका भी जो वर्स्ट था एक तरीके से वो Q2 में हो गया। अब Q3 ऑनवर्ड्स उनके भी अर्निंग ग्रोथ और आपके ये लोन बुक ग्रोथ वगैरह जो है वो अच्छी देखने को मिलेगी। फिर FY27 तो आईडीएफसी फर्स्ट का बहुत मतलब ज्यादा अच्छा जाने का एक्सपेक्टेशन है, जहां पे कॉस्ट टू इनकम में भी हमको इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। और उसका भी प्राइस टू बुक आप देखोगे तो यही है 1.2 1.3 के आसपास का प्राइस टू बुक है। तो आपके पास में ना ऑप्शंस हैं। इसके अलावा एक और बैंक है जो मतलब
थोड़ा मीडियम टू लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मुझे प्ले करना है ना, तो एक स्ट्रक्चरली पूरे बैंकिंग स्पेस के अंदर स्मॉल कैप बैंक है, बहुत अच्छा बैंक है, पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है उसका एसेट क्वालिटी अगर आप देखोगे तो काइंड ऑफ जो आपके बड़े बैंक्स है ना, टॉप बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, उनके लेवल की उसकी एसेट क्वालिटी है पिछले कुछ क्वार्टर से, पिछले कुछ सालों का इनफैक्ट अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें, और अभी भी आगे का जैसा उनका गाइडेंस है, आउटलुक है, ग्रोथ आई थिंक पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री में अभी भी और पहले के कुछ सालों में भी सबसे हाईएस्ट रही है उस बैंक की। तो उनका आउटलुक काफी अच्छा लग रहा है मीडियम टर्म से लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्राई करेंगे उसको भी आज हम डिस्कस करें। तो मतलब क्या है कि बंधन बैंक के अलावा भी अगर मैं देखूं ना, तो मेरे पास में 3-4 ऑप्शंस हैं पूरे बैंकिंग स्पेस के अंदर। तो अगर मेरे को बंधन प्ले करना ही है, मतलब मुझे अगर इस पे बैट करना ही है, तो इसका मतलब है कि मैं बहुत हाई रिस्क ले रहा हूं। मतलब ये जो बैट है वो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला बैट है। तो मतलब एक तरीके से उसमें भी मुझे प्रेफर ये करना चाहिए कि Q3 का मैं वेट कर लूं, Q3 का रिजल्ट हो जाए, कॉन कॉल आ जाए, क्योंकि उसमें मुझे ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि जो SMA वाला इनका जो चीज हुआ है इस क्वार्टर में, और जैसा मैनेजमेंट ने बोला है कि इसका 50% हमने अक्टूबर में रिकवर कर लिया, फिर नवंबर दिसंबर में बाकी का हम रिकवर कर लेंगे। इस पे ना मेरे को क्लैरिटी मिल जाएगी Q3 के रिजल्ट में कि एक्चुअली में SMA 0 का नंबर कम हुआ है बैंक का या नहीं हुआ है। अगर हुआ है और ये मार्जिन बैंक के स्टेबल होते हैं Q3 के अंदर और कमेंट्री सेम रहती है, तो उसका मतलब है इनका Q4, Q1, Q2 जो है वो अच्छा रहेगा। तो फिर मेरे पास में ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा, ज्यादा क्लैरिटी होगी इस बैट को प्ले करने के लिए। वैल्यूएशन ऑफ कोर्स मतलब काफी लुक्रेटिव वैल्यूएशन पे, बुक वैल्यू के आसपास है, और अगर ये चीजें इनकी चलती हैं आने वाले क्वार्टर्स में, तो ठीक ठाक रेटिंग बंधन बैंक से भी देखने को मिल सकती है। बट स्टिल हमें इसमें वेट करना चाहिए Q3 के कॉल का, क्योंकि वहां पे ज्यादा पिक्चर क्लियर होगी। काइंड ऑफ इनकी वैसी सिचुएशन है जैसे हमने वो Q1 के कॉन कॉल के बाद में अपॉर्चुनिटी वीडियो में IDFC फर्स्ट को डिस्कस किया था ना, कि इसको अभी क्लोजली रडार पे रखना चाहिए, Q2 के नंबर्स देखने चाहिए। अगर Q2 के नंबर्स अच्छे हुए तो ये मेरे कोर वॉच लिस्ट का पार्ट बन जाएगा, क्योंकि मतलब इसके आगे का आउटलुक अच्छा बन जाएगा। तो बंधन बैंक भी अभी उसी कैटेगरी में, Q3 का कॉन कॉल हमको देखना है, रिजल्ट हमको देखना है। अगर चीजें इन लाइन होती हैं इनके गाइडेंस के अकॉर्डिंग, देन वहां से ऑफकोर्स एक अच्छा रीरेटिंग हम इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले क्वार्टर्स के आगे। बाकी ऑफकोर्स बाकी अपॉर्चुनिटीज तो है, और वो जो बैंक है उसको भी ट्राई करेंगे आज हम डिस्कस करें। बाकी आपके जो डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।